साथियों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी बलरामपुर अस्पताल लखनऊ। आज मैं 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे पर आपके सामने डॉक्टर्स डे पर और हेपेटाइटिस नाम के टॉपिक पर आपके सामने आया हूं। आज साथियों बड़ा ही अच्छा दिन है। डॉक्टर विधान चंद्र राय, डॉक्टर BC राय का आज ये जन्मतिथि और पुण्यतिथि दोनों है और ये इनकी सेवाओं पर इनको भारत रत्न का पुरस्कार मिला भी था। और ये पश्चिम बंगाल के जो मॉडर्न पश्चिम बंगाल है, इसके संस्थापक जो कहे जा सकते हैं। और ये 14 साल वहाँ पर मुख्यमंत्री भी रहे और मुख्यमंत्री काल में भी लोगों की डॉक्टर की दृष्टि से भी सेवा करते रहे। इनके नाम पर चिकित्सकों को सबसे बड़ा पुरस्कार डॉक्टर BC राय अवार्ड भी मिलता है साल भर में। और ये आज चिकित्सकों का मानवता के लिए योगदान को याद करने का दिन भी है। साथियों, हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटिक शब्द का अर्थ, हेपेटिक शब्द जो है, ग्रीक शब्द है जिसके माने होता है लीवर। और आइटिस, किसी भी शब्द में जब आइटिस लग जाती है उसका मतलब होता है उस अंग में सोथ, इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस मीन्स लीवर में सूजन, इन्फ्लेमेशन, सोथ। ये किसी भी कारण से हो सकती है। जब भी कोई इंजरी होगी तो ये होगा। सामान्यतः ये संक्रमण से होता है, इन्फेक्शन से होता है। अगर हम वायरल हेपेटाइटिस की बात करें, वायरल इन्फेक्शन की बात करें, तो कई इन्फेक्शन से हो सकता है, जिसके अंदर हेपेटाइटिस वायरस, साइटोमेगालो वायरस, एपिस्टीन बार वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, येलो फीवर वायरस इत्यादि सब इन्फेक्शन हो सकते हैं। लेकिन हमारे सेटअप में सबसे ज़्यादा कॉमन है हेपेटाइटिस वायरस। साथियों, हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के होते हैं: A, B, C, D, E। A, B, C, D, E में B जो है एक DNA वायरस है, बाकी चारों RNA वायरस हैं। जैसे आप जानते हैं कोरोना वायरस एक RNA वायरस है। A और E टाइप के हेपेटाइटिस फीको ओरल रूट अर्थात मल में उसके वायरस बाहर आते हैं और संक्रमित खाद्य पदार्थ के द्वारा ये मुंह के रास्ते से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, A और E। और B, C, D ये बॉडी फ्लूइड मतलब शरीर के किसी द्रव से, चाहे वो ब्लड के रूप में हो मुख्यतः, या जेनेटल फ्लूइड हो, या सलाइवा ही हो इत्यादि से संक्रमित लोगों से गैर संक्रमित लोगों में फैल करके उनको संक्रमित करता है। तो इसी से ही हमारा इसका बचाव भी नज़र आता है। अगर हम हेपेटाइटिस A की बात करें तो ये जैसे हमने बताया कि ओरोफिकल रूट से पहुंचता है, मतलब संक्रमित खाद्य पदार्थों से और संक्रमित पानी से ये फैलता है। ये इसके संक्रमण के 2-3 हफ्ते बाद इसके लक्षण आते हैं और इस बिना लक्षण वाले जो 2-3 हफ्ते बीतते हैं, इस दौरान उसके मल में वायरस आते रहते हैं और उससे अगर संक्रमित कोई खाद्य पदार्थ खाता है और अच्छे से धोए बिना और संक्रमित या हाथों से खाता है तो उसके अंदर ये इन्फेक्शन चला जा सकता है, वो भी संक्रमित हो सकता है। और जब इसको फीवर आता है, जब पहली बार लक्षण आते हैं तो उसमें उसको हल्का ज्वर हो सकता है, वो काई होना, उल्टी का एहसास होना, पेट दर्द होना, मिट्टी जैसी टट्टी का होना, पेशाब का पीला होना, भूख में कमी, आँखों और त्वचा में पीलापन इत्यादि होता है। खास बात यह है इसमें कैरियर स्टेट नहीं होती, मतलब पीलिया होने के बाद जब मरीज ठीक हो जाता है तो इससे खुद से कोई नहीं फैलता है। कभी कभी लक्षण नहीं भी आते हैं और इससे बचाव का तरीका ये है कि हम अगर अपने जीवन में साफ सफाई रखते हैं, संक्रमित भोजन से बचते हैं, मतलब खूब अच्छे से धो धा कर सब्जियाँ की यूज़ करते हैं, हाथ वॉश करते हैं, तो हम लोग जो है बच सकते हैं। वाटर हमारा जो है, पानी हमारा साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसीलिए शायद RO फिल्टर इन सब का चलन बढ़ गया है, क्योंकि अगर संक्रमित पानी होगा तो हमको पीलिया फैलेगा। अगर हमारी गुड हैंड वॉश प्रैक्टिस है, अगर हम कहते हैं कि अपने फ्रेश जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं उनको अच्छे से धो करके खाते हैं तो हमको इससे बचाव हो सकता है।
अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमारे पास वैक्सीन्स भी हैं। वैक्सीन लगवा लेने से भी हमारे संक्रमण कम हो सकते हैं। हमको इसका मतलब नहीं कि वैक्सीन लगा लिया तो हमारे को हाइजीन नहीं प्रारंभ करनी है। और इसकी वैक्सीन जो है 2 इंजेक्शन की होती है। 6 महीने के दूरी पर इसको इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, मांस में लगाया जाता है। साथियों, सारे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस हमेशा हाथ में रखते हैं, कोई फैट युक्त एरिया में नहीं रखते हैं। जैसे हिप में कभी भी कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। इवन टेटनस का टीका भी कभी भी कोल्हे में नहीं लगवाना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा छोटे बच्चों में जिनमें हाथ में लगाना संभव नहीं होता है इंट्रामस्कुलर, वो मिडिल ऑफ थाई में एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट में लगाया जाता है। कभी भी कोई भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो वैक्सीन का है उसको कभी भी हिप में ना लगवाएं। ये भी हाथ में लगवाना है। और इसमें जो है 15 साल के कम लोगों में आधा ml और उसके 15 साल से ऊपर लोगों में 1 ml इंजेक्शन लगता है। और ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रैक्टिकली देता है। हाइजीन का पालन करते रहते हैं। साथियों, यही पीलिया है जो स्वयं से भी ठीक हो जाता है या कुछ केयर के साथ ठीक हो जाता है। अतः भारत में जो है इसी को लेकर के झाड़ फूंक की प्रचलन भी है कि हमने झाड़ाया और हमारा पीलिया ठीक हो गया। लेकिन अगर वो ए है और जटिल नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। अभी हम आगे और पीलिया पे आएंगे जो जटिल हो जाते हैं, BCDE, तो वो प्राण भी संकट में आ जाता है। इसलिए जो है हमें समय पे डॉक्टर से मिलना चाहिए और झाड़ फूंक जैसी चीज़ों पे नहीं विचार करना चाहिए। भोजन, जब पीलिया होता है तो बेड रेस्ट मतलब थोड़ा सा आराम करना चाहिए। और भोजन सामान्य स्वस्थ संतुलित भोजन, हम सुपाच्य भोजन इसके अंदर अलाउड है। इसके साथ एक मिथ और है कि लोगों के विश्वास है कि पीलिया है तो पीली चीज़ें नहीं खानी है, हल्दी नहीं डालो, उबला खाना खाओ, सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा खाओ। कोई नींबू की रस पी रहा है, कोई मूली खा रहा है। तो ऐसे में स्वाद कम और कहते हैं कि बुखार का एहसास की वजह से भूख में कमी, सब की वजह में, और जो थोड़ा बहुत भूख बची है वो इस तरह के भोजन की वजह से मरीज कुछ भी नहीं खा पाता है और उल्टी उकाई करता है, तो जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। इसमें हमको ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट रिच भोजन देना होता है। इसलिए अगर हम कहते हैं कि संक्रमण रहित साफ गन्ने का रस पी सकते हैं, ग्लूकोज पी सकते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट फूड है उसको सुपाच्य रूप में ले सकते हैं। इसमें प्रोटीन भी लेना होता है, लेकिन बहुत एक्सेस नहीं, लेकिन दाल वाल अपनी लेते रहें जो वेजिटेरियन हैं। और पीला भोजन में हल्दी जबकि एंटीसेप्टिक है, आपकी एंटी इन्फेक्टिव है, और वो ही नहीं डालते हैं, जबकि वास्तव में ये फ़ायदा पहुंचाती है। अभी देखा कोरोना में आपको हल्दी या दूध पीने के लिए सलाह दी गई है, गोल्डन मिल्क जिसको बोलते हैं, और ये हर तरह के वायरल इन्फेक्शन में प्रभावी है। फैट, सामान्य दाल और सब्जी बनाने में जो फैट पड़ता है वो आपके लिए अलाउड है। एकदम टेस्टलेस खाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फ्राइड नहीं खाना है क्योंकि लीवर आपका कमज़ोर होता है, लीवर को रेस्ट चाहिए होता है, और जितने भोजन होते हैं सब वहाँ पचते हैं। इसलिए जो है उस पर लीवर पर लोड न पड़े, इसलिए उतना ही दाल और घी पड़ा हुआ खा सकते हैं, लेकिन फ्राइड भोजन न खाएं। अगर वो भी आपको लगता है कि अपच हो रहा है तो सामान्य भोजन खाएं। अगर आप ये करते हैं तो आपकी पीलिया जल्दी ठीक हो जाती है। और ए फॉर अच्छी याद रखें, अगर हेपेटाइटिस ए हो रही है तो अच्छी पीलिया है। मतलब अच्छी पीलिया का मतलब कोई भी रोग अच्छा नहीं होता, लेकिन इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी होती है और ये अपना समय लेकर के ठीक हो जाती है। इसमें कोई क्रॉनिक स्टेज नहीं होती, जैसा हम आगे की स्टेजेस में बतलाएंगे। अब आता है हेपेटाइटिस बी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, और आप लोगों ने सुना होगा कि हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन भी लगता है वैक्सीन में। इसका मतलब है कि इसकी वैक्सीन है और इससे हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस बी को आप बुरी हेपेटाइटिस करके याद कर सकते हैं। ए फॉर अच्छी, बी फॉर बुरी। मतलब अगर इसको समय रहते हमने हेपेटाइटिस बी को समझा नहीं तो किसी को फैलाया भी और खुद की बीमारी को क्रॉनिक स्टेज में बदल दिया। ये इन्फेक्शन, इसमें इन्फेक्शन होने के बाद 6 हफ्ते से 6 महीने में लक्षण आते हैं। और इसमें एक्यूट स्टेज जब होती है, मतलब तीव्र स्टेज होती है, उसमें जो है लक्षण आते हैं जैसे आपको हेपेटाइटिस ए में आ रहे थे, और बाद में अगर समय पे ठीक नहीं हुई, 6 महीने के बाद भी ये पीलिया चलता रहा, तो क्रॉनिक स्टेज में ये चली जाती है। क्रॉनिक स्टेज में अगर चली गई पीलिया तो लक्षण तो बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन उस समय, आने वाले समय में लीवर में सिकुड़न आ सकती है फाइब्रोसिस की वजह से, जिसको सिरोसिस जानते हैं। लीवर फेल्योर हो सकता है, इवन लीवर कैंसर भी हो सकता है।
इसलिए समय पर डायग्नोसिस बनाना कि हमको हेपेटाइटिस बी टाइप की पीलिया है, सबको ये नहीं समझना, और अगर है तो उस पर सही इलाज सही तरीके से, ताकि हम उससे इन्फेक्शन रहित हो सकें और हमको कल इन जटिलताओं का झेलना नहीं पड़े। 1% से कम में पॉपुलेशन में हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्शन में फुलमिनेंट लीवर फेल्योर भी हो सकता है। साथियों, इसके अंदर बचाव में आपको पता है कि ये ब्लड से फैलता है, और ब्लड से फैलने वाली जो समस्या है उसमें जो है आपको जो माँ से जब बच्चे में आता है ये इन्फेक्शन, अगर माँ में है और पैदा होने वाले बच्चे में पेरीनेटल पीरियड में अगर इन्फेक्शन जाता है तो उसमें क्रॉनिक स्टेज होने की संभावना 90% है, जिसको हम लोग वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बोलते हैं, माँ से बच्चे में जाना। और जब कहते हैं कि एक ही जनरेशन में जाता है तो उसको हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर शेष कारणों में अगर क्रॉनिक स्टेज में जाता है तो 10% चांस होते हैं क्रॉनिक स्टेज में जाने के। बचाव कैसे करें? बचाव करने के लिए जैसे बताया गया कि बी रक्त शरीर के द्रव मुख्यतः ब्लड से फैलता है, तो अगर हम रक्त या उसके उत्पाद को सीधे संपर्क में आने से बच सकते हैं। यदि दुर्घटनावश ब्लड के उत्पाद या ब्लड से हमारा संपर्क हुआ है, तुरंत अच्छे से हाथ धो लें। इंजेक्शन थेरेपी से बचें। अगर इंजेक्शन लेना जरूरी हो तो उसकी एसेप्सिस पे ध्यान दें, मतलब यानी कि डिस्पोजेबल सिरिंज हो और किसी दूसरे की सिरिंज या ब्लेड या किस तरह का कोई हम यूज़ ना करें। अपने दाढ़ी का सामान है या कुछ और सामान है, पर्सनल किट्स कभी किसी को ना शेयर करें। और कहते हैं कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में तो अब हेपेटाइटिस के सारे वायरसेस की टेस्टिंग हो ही जाती है, तो वहाँ से रिस्क अब बहुत कम हो गया है। जितनी सुई सिरिंज है सबका हम लोग करें, और जो गैर कानूनी स्ट्रीट ड्रग्स का उपयोग करते हैं उनमें हेपेटाइटिस बी होने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। और अगर हम पार्टनर के साथ फेथफुल रहते हैं, सेफ सेक्स करते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। इसकी वैक्सीनेशन करके हम इस बुरी हेपेटाइटिस से बच सकते हैं। इसमें वैक्सीनेशन बहुत आसान है, और अब तो ये नेशनल प्रोग्राम में बच्चों में भी आ गया है कि जैसे पैदा हुआ 24 घंटे के अंदर उसको वैक्सीन लगा दिया जाता है, और उसके बाद 1 मंथ के बाद और फिर 6ठे मंथ के बाद उसको लगा दिया जाता है, और प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इसकी इम्यूनिटी होती है। बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कभी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हो गया कि जैसे कोई स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है, या कोई मैलिग्नेंसी हो गई, या कोई ऐसी बीमारी हो गई जिसमें उसकी इम्यूनिटी कम होती है, तो वहाँ पर हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट बनने वाली एंटीबॉडी का लेवल देख लिया जाता है। अगर वो कम है तो उसको फुट से बूस्टर दे दिया जाता है। एडल्ट में जिसने भी वैक्सीन ना लगवाया हो, वो जिस दिन भी पहली लगवाता है वो 0 डे कहलाएगी, और फिर उसके 1 महीने बाद और फिर 6 महीने बाद करा लेता है। 3 डोज का इसमें भी शेड्यूल होता है। और अगर जो डॉक्टरी प्रोफेशन में जा रहे होते हैं जिनमें हेपेटाइटिस बी होने का संक्रमण ज़्यादा होता है, उनमें 2 रेजिम्स और भी हैं। इनको एक रैपिड रेजिम भी कहते हैं। रैपिड रेजिम में पहली वैक्सीन जिस समय देते हैं 0 कहलाएगी, तो पहला सेकंड वैक्सीन उसके 1 महीने बाद, थर्ड 2 महीने के बाद, और चौथी 12वें महीने। तो ये जो 4 वैक्सीन लगाने से क्या होता है, जल्दी से एंटीबॉडी टाइटर बन जाता है, आपका प्रोटेक्शन लेवल पहले से ही बेहतर हो जाता है। एक होता है वेरी रैपिड रेजिम, वो होता है जिस दिन पहली बार लगवाया उसके 7वें दिन, फिर 21वें दिन, और फिर 12वें महीने में। ये वेरी रैपिड रेजिम है। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग रैपिड और वेरी रैपिड रेजिम का भी उपयोग करते हैं। इसके अंदर 1 ml वैक्सीन 20 साल के कम के लोगों में, और 2 ml वैक्सीन 20 साल से ऊपर के लोगों में लगाई जाती है। ये भी प्रैक्टिकली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है। और ख़ास बात यह है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हेपेटाइटिस डी से भी बचाती है, और ये 25 साल या 25 साल ज़्यादा लाइफ टाइम ये देती है। ये खांसने, छींकने और गले मिलने से, साथ खाने पीने से नहीं फैलती है। इसके इलाज में जो है एक्टिव स्टेज में जो हेपेटाइटिस बी के लक्षण होते हैं उनको मैनेज करते हैं, और 5 से 10% में क्रॉनिक इन्फेक्शन होने की, क्रॉनिक स्टेज में जाने की संभावना होती है। क्रॉनिक स्टेज का मतलब होता है कि हेपेटाइटिस के बढ़े एक्टिव होने के लक्षण, भले उसमें पीलिया ना आ रहा हो, बुखार ना आ रहा हो, लेकिन एक हेपेटाइटिस बी लेवल होता है, और SGOTs होती हैं, मतलब ट्रांसमिनेसेस होते हैं। अगर वो बढ़े हुए हैं
HbE-Ag का बढ़ा होना और ट्रांसएमिनेसेस का बढ़ा होना ये बताता है कि हम कहते हैं कि एक क्रानिक स्टेज में चले गए हैं 6 महीने के बाद। और इस पर अगर हम वॉच करते रहते हैं तो हम पाते हैं कि हम सिरोसिस से शायद बच सकते हैं। अगर नहीं इस पे कंट्रोल कर पाए तो हम सिरोसिस में जा सकते हो, जो जटिल बीमारी जिसमें आपने जलोदर सुना होगा, एसाइटिस सुना होगा, पेट में पानी आ जाता है, पैरों में पानी आता है और ये जटिल स्थिति होती है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी में भी जैसा आपको बताया गया कि हेपेटाइटिस सी भी ब्लड से फैलती है, बॉडी फ्लूइड के ट्रांसमिशन से फैलती है, ओरोफिकल नहीं है ये। इसकी खास इसको आप अच्छी बुरी के बाद अब सड़ी बीमारी कर लीजिए, क्योंकि पहले अभी तक तो इलाज भी नहीं था और इसमें इलाज न होने से और ब्लड से फैलने की वजह से और इसके अंदर भी वही जटिलताएं जो हेपेटाइटिस बी में आती थी वो भी आ जाती हैं। इसलिए जो है ये खराब बीमारियों में से एक गिनी जाती है। इसकी वैक्सीन नहीं है, प्रोग्नोसिस की पुअर थी। खैर अब इलाज आ गया है। अगर हम जो प्रिवेंशंस हम लोग हेपेटाइटिस बी से बचने करते हैं सारे करें तो हेपेटाइटिस सी से भी हम संक्रमित हो जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर लक्षण नहीं आते, इसमें एक्यूट स्टेज मोस्टली नहीं होती। अक्सर हम लोग मरीजों के जब हेपेटाइटिस बी कराते हैं, हेपेटाइटिस सी कराते हैं तो पता लगता है हेपेटाइटिस सी भी की इन्फेक्शन है। और कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी अक्सर क्रानिक स्टेज में हम लोग को पता लगता है, जब क्रानिक की इसकी हमेशा SGOT क्यों बढ़ी हुई है और सब क्यों है तो हम लोग को पता लगता है। बचाव और इलाज सब सेम है। इसमें भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा में ट्रांसफॉर्मेशन है। हेपेटाइटिस डी ये इसका स्वतंत्र वायरस नहीं होता, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ आता है। और अभी हमने बताया कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हेपेटाइटिस डी का भी प्रिवेंशन करती है। इसका ये भी ब्लड के साथ ही ट्रांसमिट होता है, हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही आता है। इसका बचाव और इलाज सब सेम है, प्रिवेंशन भी सेम है। हेपेटाइटिस ई हेपेटाइटिस ए की तरह ओरोफिकल रूट से फैलती है। फैलने का तरीका, लक्षण, इलाज सब एक ही है। अंतर क्या है? ये भी सेल्फ लिमिटिंग है, बस एक ही अंतर है हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस बी में। अगर ई में हेपेटाइटिस ई जब प्रेगनेंसी के दौरान होती है तो साथियों इसके अंदर एक्यूट लिवर फेल्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम सिंपल 2-3 काम कर सकते हैं हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस से बचने के लिए, अपने अंदर हाइजीन कॉन्सेप्ट रखें, हम साफ़ सुथरा खाएं पिएं, हैंड वॉश पे ध्यान रखें। और जो 2 बीमारियों के हमारे पास वैक्सीन्स हैं, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस बी को, इससे सारे बच्चों को, अपने परिवार के सारे सदस्यों को, अपने इष्ट मित्रों को अगर हम वैक्सीनेट कर दें और साथ में तभी सुरक्षा तंत्र बनाए रखें तो हम लोग इन बीमारियों से बच सकते हैं, इनकी जटिलताओं से बच सकते हैं। आशा है डॉक्टर्स डे पे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बातें अच्छी लगती हैं हमारी, इसको सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।